नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। पहले लेक्चर में हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क है तो क्या हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो क्या नहीं हो सकता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा। आज हम देखेंगे नेटवर्क के बारे में थोड़ी टर्मिनोलॉजीज और कुछ ऐसी चीज़ें जो नेटवर्क में किस तरह से यूज़ होती है, जिसमें सबसे पहले है टर्मिनोलॉजीज। इसके अंदर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें सबसे पहला है नोड। नोड क्या होता है, ये आपको हर जगह पे सुनने में आने वाली चीज़ है। एनी डिवाइस इन नेटवर्क, जितनी भी चीज़ें या जितनी भी डिवाइसेस, जिसको मीडिएटर डिवाइस भी बोला जाता है, जो भी नेटवर्क के अंदर है उसको बोला जाता है नोड। आप जब भी कोई पर्टिकुलर कंपनीज में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे ये टेक्निकल टर्म्स में आपसे बातें की जाएंगी कि कितने नोड नेटवर्क में अप है, कितने नोड नेटवर्क में डाउन है, कितने नोड नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर है। इसका मतलब क्या होता है कि नेटवर्क से रिलेटेड जो भी डिवाइस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उसको बोलते हैं नोड। तो आपको पर्टिकुलर आंसर देना पड़ता है कि नेटवर्क के अंदर इतने नोड्स अप है। वो नोड के अंदर कोई भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कंप्यूटर भी हो सकता है, नेटवर्क स्विच भी हो सकती है, राउटर्स भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ें नेटवर्क के बीच में यूज़ होती है, जिससे नेटवर्क पास होता है, उसको बोला जाता है टेक्निकल डेफिनेशन में नोड। ठीक है, क्लियर। सेकंड आपका आता है सर्वर। सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज एंड डेटा। इसकी लाइन पे से ही आपको पता चल गया होगा कि सर्वर का मेन काम क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट सर्वर तक आती है उसको वो डेटा प्रोवाइड करता है या तो सर्विस प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट क्या होता है कि जैसे आप गूगल के पास गए, गूगल के अंदर आपने लिखा कि भाई कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखना है, तो उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे तो बहुत सारी लिंक्स आपके सामने आएगी। तो गूगल ने आपको सर्च इंडेक्स प्रोवाइड किया है कि आप ये लिंक पे जाके नेटवर्किंग सीख सकते हो। तो उसको बोलते हैं गूगल की एक पर्टिकुलर सर्विस एज ए सर्च इंजन भी बोला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका डेटा। जैसे आपका हॉस्पिटल है या आपकी स्कूल कॉलेजेस है, उसके अंदर अगर आपको कोई पर्टिकुलर लिस्ट चाहिए, जैसे मेरे को ऐसा लिस्ट चाहिए कि भाई मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब एम्प्लॉयज़ का मुझे एक लिस्ट दो। तो जो भी एचआर होगा या जो भी एडमिन का बंदा होगा, वो कंप्यूटर के अंदर जाके पर्टिकुलर शीट में या डेटा में जाके फ़िल्टर करेगा कि भाई मुझे यूज़र का लिस्ट चाहिए, एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए। जैसे ही वो एंटर पे प्रेस करेगा, आपको जो भी लिस्ट मिलता है वो डेटा फॉर्म में मिलता है, तो उसको बोलते हैं डेटा। तो सर्वर का मेन ये दो पार्ट होता है, एक होता है सर्वर एज ए सर्विसेज और दूसरा होता है सर्वर एज ए डेटा। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है क्लाइंट, जैसे कि आप और मैं। क्लाइंट का मेन काम क्या होता है, रिक्वेस्टिंग टू डेटा। ऑलरेडी सर्वर का जो मैंने पॉइंट आपको समझाया उसके अंदर यही चीज़ कवर हो जाती है कि रिक्वेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा। जैसे आपका कोई भी डायरेक्टर होगा या आपके कोई प्रिंसिपल्स होंगे, तो वो बोलेंगे कि भाई कितने एम्प्लॉय है, कितने एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टी ली है, कितने एम्प्लॉयज़ ने अपना एजुकेशनल मटेरियल अपलोड किया है। ये सारा डेटा मुझे एक एक्सेल शीट में चाहिए या तो एक PDF में चाहिए। तो जो भी आपका सेंट्रल सर्वर होता है, वहाँ से एज ए क्लाइंट, अगर आपको वो चीज़ बोली गई है तो आप क्लाइंट हो। एज ए क्लाइंट आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा दो, मुझे आगे ये डेटा प्रेजेंट करना है, तो उसे बोलते हैं क्लाइंट। उसमें आगे अगर अपन देखें तो नेक्स्ट है बैंडविड्थ, स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। बैंडविड्थ है वो, उसके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस भी करना। आगे जाके बैंडविड्थ के बारे में हम बहुत कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बैंडविड्थ वर्ड ऐसा है जो नेटवर्क के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड माना जाता है। क्योंकि आपकी जो भी नेटवर्किंग की जितनी भी चीज़ें चलती है नेटवर्क के ऊपर, वो सारी चीज़ के अंदर बैंडविड्थ कैलकुलेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया अपने आप भी आ जाएगा। जैसे आप मोबाइल के अंदर इंटरनेट यूज़ करते हो, या तो अपने घर के अंदर एक वाईफाई लगा है जिसके थ्रू आपको इंटरनेट मिल रहा है। ठीक है। तो कभी भी आपने अपने फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ डिस्कस किया होगा कि तेरे उधर डाउनलोडिंग स्पीड कितनी आती है और अपलोडिंग स्पीड कितनी आती है। ठीक है। तो ये डिपेंड होता है बैंडविड्थ के ऊपर। जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, जो भी आपके सिटी के अंदर लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो भी है,
वो बैंडविड्थ अप डाउन करके आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बैंडविड्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है नेटवर्किंग की लैंग्वेज में। आगे इसमें डिटेल में अपन जाएंगे, ठीक है। लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, IP एड्रेसेस। देखो, यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइस इसको बोला जाता है, पर मैं आपको एक प्योर टेक्निकल और इजी अंडरस्टैंडिंग वाली IP एड्रेस की एक शॉर्ट डेफिनेशन बता दूंगा कि लॉजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस जिसको बोलते हैं IP एड्रेस। आपके घर पे अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप नेटवर्क प्रॉपर्टी में जाके देखना कि आपके सिस्टम को कौन सा IP एड्रेस मिला है, ठीक है। वो ऑलरेडी DHCP में होगा, आप बिल्कुल घबराइए मत। DHCP क्या होता है, नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ में कैसे जाते हैं, वो सब आगे डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक टर्मिनोलॉजी में शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन सी मेन टर्मिनोलॉजी है जो नेटवर्किंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जिसका बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। और ये लॉजिकल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते हैं। देखो, IP एड्रेस देने के दो तरीके होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, जिसको DHCP बोलते हैं। तो जो ऑटोमेटिक होता है वो, अभी मैंने सिस्टम शुरू किया तो मेरा IP एड्रेस है 10.1.1.1, ठीक है। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने सिस्टम शट डाउन कर लिया। अब शाम को या तो नेक्स्ट डे जब भी मैं मेरा सिस्टम फिर से चालू करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि 10.1.1.1 ही उसको मिले, ठीक है। उसको कोई दूसरा IP एड्रेस भी मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, कि हर बार वो चेंज हो सकता है। अगर आपने स्टैटिक IP डाला हुआ है कि भाई 10.0.0.1 ये आपका स्टैटिक IP है, तो आपके सिस्टम जितनी भी बार शट डाउन करोगे, जितनी भी बार आप अपनी सिस्टम स्टार्ट करोगे, आपके सिस्टम का IP एड्रेस 10.0.0.1 ही रहेगा, क्योंकि वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब जैसे अभी मैं स्टैटिक हूँ, हिल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक मतलब फिक्स चीज़ जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, जो कभी हिल नहीं सकती। और लॉजिकल मतलब हर बार चेंज हो सकती है, क्योंकि वो लॉजिक है। जैसे आपके लॉजिक्स होंगे, आप अपना खुद का लॉजिक आज कुछ बता रहे हो, नेक्स्ट डे आपके लॉजिक में कुछ चेंज आएगा। तो लॉजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर उसको बोलते हैं IP एड्रेस, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि इंटर नेटवर्किंग जो भी आपका होता है वो इंटरनल कैसे काम करता है, इंटरनली वर्क कैसे करता है, ठीक है। लेट सपोज कि आपने सोचा कि मैं गूगल ओपन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी वही लिया हुआ है कि www.google.com ये आपने ओपन किया, तो इसका इंटरनल वर्किंग सिस्टम कैसे होता है। आपने तो लिख दिया google.com, अब आपकी सिस्टम से वो गूगल तक किस तरह से जाएगा, क्या क्या रिस्पॉन्सेज उसको मिलेंगे, वो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है। वो स्टेप्स मैं आपको बेसिक लेवल पे समझाने की ट्राई करता हूँ, एडवांस लेवल आगे हम समझेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। ये जस्ट बेस है कि नेटवर्क के थ्रू आपकी सारी रिक्वेस्ट कैसे जाती है, किस वे में जाती है, क्योंकि अभी एज ए बिगिनर लेवल आपको मीडियम के बारे में पता है, डिवाइसेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं आपको कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि आप इजी वे में थोड़ा समझने की ट्राई करें, फिर आगे आगे एडवांस टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर भी हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको google.com लिखा है, हम तो क्या सोचते हैं भाई, ब्राउज़र खोला, क्रोम खोला, google.com लिखा और गूगल खुल गया, अपना काम हो गया। डेफिनेटली आपका काम हो गया, आपको गूगल मिल गया, आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड में इसकी इंटरनल वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से होती है ये हम यहाँ थोड़ा बहुत आपको जानेंगे। योर कंप्यूटर सेंड रिक्वेस्ट, जैसे कि आप ही सिस्टम पे बैठे हो, ठीक है, आपने अपने सिस्टम पे लिखा www.google.com, तो आपके कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका आएगा, रिक्वेस्ट गोज थ्रू द नेटवर्क। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर से आपने रिक्वेस्ट भेजी google.com, अब वो जो है जैसे पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन को आपकी पोस्ट तो मिल गई, पर अगर वो पोस्ट पे एड्रेस लिखा है तो ही वो आपके घर तक पोस्ट लेके पोस्टमैन आएगा, ठीक है ना। तो सेम वही सिनारियो है, थोड़ा टेक्निकल वे में है कि आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट सेंड हुई है, अब वो पोस्टमैन कौन है, नेटवर्क। तो रिक्वेस्ट जो आपकी है वो नेटवर्क के थ्रू आगे बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, इट रीच गूगल सर्वर। नेटवर्क के थ्रू वो ढूंढेगा कि भाई गूगल का सर्वर कौन सी बाजू होगा। देखो, नेटवर्क इतनी बड़ी माया जाल है, बहुत बड़ा, लाइक अ मैट्रिक्स पिक्चर अगर आपने देखी हो, ठीक है, तो वो पूरा नेटवर्क बेस, उसमें काफ़ी कंसेप्ट दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो नेटवर्क के अंदर से बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, ये राउटिंग का भी एक कंसेप्ट इसमें आता है जो आगे आपको मैं डिटेल में समझाने की ट्राई करूँगा। तो राउटिंग के थ्रू कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ मुझे मिल रहा है, ठीक है,
तो वहाँ से घूमते 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 नेटवर्क के थ्रू गूगल के सर्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो गूगल के सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट पहुँच जाती है तो सर्वर सेंड्स बैक रिस्पॉन्स, ठीक है। जो भी सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट पहुँची वो सर्वर है वो रिक्वेस्ट आपको वापस भेजेगा कि हाँ भाई एक रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से google.com की आई है, वो नेटवर्क से घूमते घूमते मेरे सर्वर तक पहुंच गई है, मुझे वो रिक्वेस्ट मिल गई है, अब मैं आपको वापस जवाब भेज रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि ये पूरी प्रोसेस आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। और जब वो रिक्वेस्ट आपको वापस भेजता है वही नेटवर्क के थ्रू वो रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर तक वापस आती है, तो आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर क्या ओपन हो जाता है, google.com। तो google.com ओपन करने का एक बेसिक सिंपल बैकग्राउंड प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि आपके कंप्यूटर पे से एक रिक्वेस्ट सेंड होती है, रिक्वेस्ट है वो नेटवर्क के थ्रू बाहर निकलती है, नेटवर्क के थ्रू गूगल के सर्वर को ढूंढती है, गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट मिलते ही गूगल वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको रिस्पॉन्स देगा, मतलब रिप्लाई देगा, और रिप्लाई वही नेटवर्क के थ्रू रिप्लाई आके आपके कंप्यूटर के ऊपर google.com ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स बेस्ड ऑन साइज़। ये साइज़ क्या होती है भाई, हम तो कपड़े पहनते हैं, डबल एक्सेल हो गया, ट्रिपल एक्सेल हो गया, सिंगल एक्सेल हो गया, स्मॉल साइज़ हो गई, आती है ना साइज़। हर एक चीज़ में साइज़ का इम्पोर्टेंस सबसे मेन होता है, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर भी साइज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको डिवाइड किया हुआ है कुछ नेटवर्किंग टाइप्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप्स को बेसिक लेवल पे समझेंगे। पहला होता है LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब क्या हुआ, जो छोटे एरिया में यूज़ हो सकता है, जैसे घर, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, साइबर कैफ़े, ऐसी जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे लैन का इस्तेमाल किया जाता है। लोकल एरिया आप उसकी नाम से ही समझ सकते हो कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकली अगर आपको वो चीज़ कन्फिगर करनी है, क्योंकि लैन की कुछ लिमिटेशन है। जब लैन का लेक्चर मैं आपको लूँगा, लोकल एरिया नेटवर्क का लेक्चर में लूँगा, तो आपको ब्रीफली बताऊँगा कि क्यों ये लोकल एरिया तक ही सीमित है, क्यों इसकी लिमिटेशन है, क्यों ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। उसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है, मतलब एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। यहाँ पे आपको एक बेसिक नेटवर्क का टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डेफिनेशन आपको याद रखने के लिए। डिटेल में पूरा लैन का वीडियो अलग से होगा। तो सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि स्मॉल एरिया के लिए कन्फिगर होता है। दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो सिटी लेवल पे आपका नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है, कन्फिगर किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले समझाया कि जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी आपके सिटी के अंदर है, ठीक है, जैसे कोई ब्रॉडबैंड है या कोई लीज लाइन देने वाला है, एयरटेल वाला है, जियो वाला है, तो जैसे आप जो भी सिटी में रहते हो वो सिटी के अंदर पूरे सिटी में कहीं भी आपको इंटरनेट चाहिए तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। लैन से बड़ा मैन होता है, ठीक है, जो पूरे सिटी को कवर कर सकता है। और उसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक लार्ज एरिया को कवर करता है, जैसे कि इंटरनेट बोल सकते हो, सिटी टू सिटी भी हो सकता है, उसको आप वैन बोल सकते हो, स्टेट टू स्टेट होता है, उसको भी आप वैन बोल सकते हो, ठीक है। और पूरी जगह पे, पूरे स्टेट में अगर जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जब पूरे इंडिया में जो भी प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी आप वैन टाइप के नेटवर्क के अंदर कंसीडर कर सकते हो। तो ये एक बेसिक 3 मेन पार्ट थे नेटवर्किंग के टाइप के। एक होता है लैन, मैन और वैन। इसके फुल फॉर्म्स याद रखना, एज ए बिगिनर आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, लैन का फुल फॉर्म बताओ, वैन का फुल फॉर्म बताओ, मैन का फुल फॉर्म बताओ, मैन कितना नेटवर्क कवर कर सकता है, लैन कितना नेटवर्क कवर कर सकता है, ठीक है। तो एक बेसिक फंडा है, आप याद कर सकते हो। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि फिर से एक बार रिपीट करना है, तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स। हर चीज़ के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हार्डवेयर वाले बंदे होते हैं उनको भी पता है कंपोनेंट्स क्या होता है। सीपीयू होता है तो सीपीयू के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गया, लैन पोर्ट हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम या सीपीयू। तो वैसे ही कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले उसमें आता है बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर्स। आपको पता ही है कंप्यूटर्स नोन एज ए नोड्स इन नेटवर्किंग। आपके जितने भी कंप्यूटर है वो नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, नोड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेटवर्क के अंदर
जितनी भी चीज़ें आती है, जो भी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ सेंड एंड रिसीव डेटा करते हैं, उन सारी चीज़ को नोड बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर का भी नाम आता है, ठीक है। दूसरा होता है नेटवर्क केबल। देखो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क मतलब क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ में आ सकती है, ठीक है, बेसिक लेवल पे या थोड़ा एडवांस लेवल पे। उसके यहाँ पे सिर्फ नाम आपको बताए गए हैं। ये हर एक चीज़ के डिटेल आपको बाद में दूसरे वीडियो में कवर करूँगा श्योर। केबल्स मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नेटवर्क केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या जो भी नॉर्मल केबल आता है, कैट 5, उसमें कैटेगरीज भी बहुत आती है, कैट 5 हो गया, कैट 6 हो गया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, पर यहाँ पे सिर्फ अपने को एज ए कंपोनेंट्स कि भाई मुझे नेटवर्क सीखना है तो नेटवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में प्रैक्टिकल करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेटवर्क केबल्स जो कि सबसे मेन रोल है नेटवर्क के अंदर, अगर नेटवर्क केबल्स ही नहीं है तो फिर नेटवर्क की कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है, बट वाईफाई को भी आपको पहले फिजिकल लैन केबल देना पड़ता है, तब जाके आपका वाईफाई आपको आईपी एड्रेस देता है, आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है और आपका कम्युनिकेशन ईजी करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राउटर। देखो राउटर एक ऐसी चीज़ होती है नेटवर्किंग में जो सबसे मेन अहम हिस्सा माना जाता है राउटर का, क्योंकि राउटर का एक बेसिक डेफिनेशन अभी आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। देखो ये खास याद रखना, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। एक सिस्टम का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और दूसरे सिस्टम का आईपी है 20.0.0.1। अब देखो सिस्टम एक जो है 10.0.0.1, अगर 10.0.0.2 हुआ तो सेम नेटवर्क हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लैन केबल के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाएंगे, फाइल सेंड एंड रिसीव कर पाएंगे। पर अगर नेटवर्क चेंज हो गया, एक कंप्यूटर पे 10 का है, दूसरे कंप्यूटर पे 20 का है, तो दोनों का नेटवर्क चेंज हो गया, तो दो अलग नेटवर्क को एक दूसरे के साथ बातचीत करवाने के लिए, कम्युनिकेशन करवाने के लिए, डेटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए राउटर का इस्तेमाल होता है। और एग्जैक्ट राउटर के नीचे जो चीज़ मेंशन की हुई है वो कौन सी है? स्विच। तो स्विच और राउटर के बीच एक ही मेन डिफरेंस है जो हमेशा याद रखना, स्विच होती है वो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम नेटवर्क एंड राउटर कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। थोड़ा टेक्निकल इंग्लिश सीखने लगना, क्योंकि आप नेटवर्किंग की इसमें जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सारी डिवाइसेस है, उसके कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी एरर्स जो है वो सारी इंग्लिश में आएगी। तो एटलीस्ट टेक्निकल इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको इजीली चीज़ें रिजॉल्व कर सको, आप अपनी चीज़ें आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और लास्टली आता है मॉडेम। आज के ज़माने में 21वीं सेंचुरी में मॉडेम का यूज़ काफ़ी कम होता जा रहा है। वैसे भी एक ज़माना था जब आपके घर में मॉडेम नहीं है तो आपके घर में इंटरनेट नहीं आ सकता है, ठीक है। मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म ऐसा होता है मॉडेम का, मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर, ठीक है। तो मॉडेम जो है वो भी एक टाइप का नेटवर्किंग कंपोनेंट भी है। अभी भी कुछ जगह ऐसे, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो BSNL का इंटरनेट आपको मिलता है, वहाँ कहीं कुछ जगह पे अभी भी अपडेट्स नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे आज की डेट में मॉडेम का यूज़ होता है। स्विच और रूटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो आपका डेटा कम्युनिकेशन सिक्योर करते हैं, फास्ट करते हैं। तो ये थे बेसिक नेटवर्क के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे है 2 मेन टाइप्स, ठीक है। अब ये 2 मेन टाइप्स क्या है कि आपका नेटवर्क का जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर 2 मेन चीज़ें यहाँ पे मैंने शेयर की हुई है जो प्रैक्टिकली भी आपको काफ़ी यूज़ आएगी, ठीक है, बेसिक नॉलेज लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला होता है क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। जैसे कि एक क्लाइंट है, वो अपने सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, कुछ डेटा लेना चाहता है, जैसे मैंने आपको स्कूल का, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो सर्वर प्रोवाइड डेटा, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है कि कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर तक आती है तो सर्वर का मेन काम क्या होता है कि आपको डेटा प्रोवाइड करना। अगर आपने मांगा है कि मुझे 10 एम्प्लॉय की छुट्टी का लिस्ट चाहिए, तो आपने रिक्वेस्ट डाला, सर्वर आपको वो एम्प्लॉय का डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट डेटा। देखो क्लाइंट एंड सर्वर, ये इसका मेन पॉइंट ही क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क की एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट होता है वो हमेशा सर्वर को रिक्वेस्ट करता रहता है कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, मुझे वो पर्टिकुलर डेटा चाहिए, और सर्वर का काम होता है टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वेस्ट आपको सारा डाटा
प्रोवाइड करता रहे। तो ये होता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। दूसरा एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब क्या होता है, ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वल, जिसमें सर्वर का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, जहाँ सर्वर का कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है। आप समझ रहे हो कि एक सेंट्रलाइज सर्वर ऐसा जो है, वो सेंट्रलाइज सर्वर ऐसा है कि जहाँ पे क्लाइंट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करता है तभी सर्वर उसको डेटा प्रोवाइड करता है। और पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है कि कोई भी बंदा आके किसी को भी रिक्वेस्ट करे आपको डेटा मिल जाएगा। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, आओ डेटा मांगो, डेटा दे देंगे, डेटा ले जाओ। तो इसका मतलब होता है वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल ज़ीरो है। इसलिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। पीयर टू पीयर अभी भी यूज़ होते हैं, पर जहाँ पे सेंट्रल सर्वर होता है वहाँ पे कभी भी पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे साइबर कैफ़े में आप जाते हो तो साइबर कैफ़े में एक कंप्यूटर ऐसा होता है जहाँ पे इंटरनेट दिया होता है और वही कंप्यूटर से बाकी के कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट को शेयर किया हुआ होता है। तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, कि भाई कोई भी बंदा कोई भी सिस्टम पे बैठेगा, वहाँ से वो गेम्स खेल सकता है, गूगल खोल सकता है, याहू खोल सकता है, उसको ईजिली वो चीज़ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट शेयर किया हुआ है। देखो सर्वर नहीं है उनके पास कोई सेंट्रल, इंटरनेट शेयर किया हुआ है और वो ऐसा शेयरिंग किया हुआ है कि भाई मुझे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे तो इंटरनेट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो उसको मुझे खाली रिस्पॉन्ड ही देना है कि भाई आपका इंटरनेट चालू है, हाँ चालू है, आप यूज़ करो। क्लाइंट और सर्वर के अंदर ऑथेंटिकेशन आता है, सिक्योरिटी आती है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती है जो सेंट्रल लेवल पे कमांडिंग होती है। कमांडिंग मतलब सेंट्रल सर्वर का मतलब क्या होता है, जैसे घर में पापा होते हैं, ठीक है, पापा नहीं है तो कोई भी एक बुजुर्ग होंगे जिनका कमांड होता है, जिनको पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते, उनको पूछोगे तो वो आपको आंसर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही क्लाइंट और सर्वर का रोल होता है। क्लाइंट जितनी बार डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको डाटा प्रोवाइड करता है, किस टाइप का कन्फिग्रेशन है उस हिसाब से सर्वर क्लाइंट को आंसर देता है। ठीक है, ओके। तो टूल्स यूज इन नेटवर्किंग, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है अपने को। ठीक है, देखो ये जो भी टर्म्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपको जॉब के लिए या कॉरपोरेट कंपनी, एमएनसी सेक्टर्स में जहाँ भी आप अप्लाई करोगे इन फ्यूचर, या तो अभी भी आप जहाँ पे जॉब कर रहे होंगे वहाँ पे आपको ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा सुनने में मिलती है। ठीक है, देखो नेटवर्किंग के अंदर तो बहुत सारे टूल्स आते हैं अलग अलग टाइप के, पर ये जो टूल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया सिर्फ 4 ही है। ये 4 आपको बिगिनर लेवल में भी अच्छे से याद रखना है। आप जब नेटवर्किंग में एडवांस लेवल पे आगे जाओगे तो यही 4 नाम ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा और मेंटेन भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा नेटवर्क है वो ये 4 चीज़ के अंदर बटा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें तो काफ़ी सारी है, बहुत सारे छोटे मोटे टूल्स हैं, पर ये 4 टूल हैं जो सबसे मेन है याद रखने के लिए। सबसे पहला होता है राउटर, ठीक है, कनेक्ट्स टू नेटवर्क। मैंने आपको पहले बोला था कनेक्ट टू नेटवर्क, ये हमेशा ये वर्ड याद रखना। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो या आप कहीं नेटवर्किंग डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वर्ड हमेशा याद रखना, नेटवर्क्स। राउटर मतलब कम्युनिकेट बिटवीन 2 डिफरेंट नेटवर्क। एक 10 का है, एक 20 का नेटवर्क है, तो उन दोनों के बीच में बातचीत करवाने के लिए राउटर का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा स्विच। स्विच कनेक्ट्स डिवाइसेस। ठीक है, देखो एक ही डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें लगी है, उसमें से आधी चीज़ें दूसरी डिवाइस में शिफ्ट करता हूँ, लेकिन उसका नेटवर्क सेम है, तो वहाँ पे मैं दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अगर मैं नेटवर्क स्विच का इस्तेमाल करूँगा तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, फिर भी हिंट दे देता हूँ, कम्युनिकेशन बिटवीन सेम नेटवर्क। ठीक है, मॉडेम ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। ठीक है, कनेक्ट टू द इंटरनेट, जहाँ पे अभी भी मैंने बोला कि जहाँ पे अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कन्फिगर नहीं हुई है, ठीक है, जहाँ पे फायर वॉल्स नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर राउटर्स इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी होती है। देखो ऐसा नहीं है कि ये क्यों यूज़ नहीं होता है या क्यों इस तरह से यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है। राउटर होता है वो एक बहुत कॉस्टली डिवाइस होती है। मैं वाईफाई राउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनीज़ में जो यूज़ होते हैं एक्चुअल राउटर उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, फायरवॉल्स जो होती है वो भी काफ़ी महंगे होती है। तो स्विचेस भी एक लेवल पे जाके आपको महंगी स्विच खरीदनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी के अंदर अगर 50 एम्प्लॉय है तो 50 एम्प्लॉय तक के लिए आप
24 पोर्ट्स की, मतलब 48 पोर्ट्स की 2 स्विचेस लगा दो तो आपके 48 एम्प्लॉयज़ नेटवर्क में आ जाएंगे ईजिली। पर अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो आपको बहुत सारी स्विचें लगानी है, फायरवॉल लगाना है, रूटर्स लगाना है, तो इसका एक कॉस्टिंग होता है। ये सारी चीज़ें महंगी होती है, ये सस्ती चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए आज भी कभी कभी कहीं ना कहीं मॉडेम का यूज़ होता है, जो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था, ठीक है। तो जहाँ मॉडेम का यूज़ होता है वहाँ आज की डेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी लिए स्पेशली मॉडेम का यूज़ होता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये वर्ड अपने दिमाग में फिट कर लेना, फायरवॉल। ये होती है सबसे बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, ठीक है। फायरवॉल के अंदर 2 टाइप आते हैं, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डिटेल वीडियो इसका भी बनाएंगे। एक होती है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, एक होती है हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल मतलब अगर आप विंडोज़ का सिस्टम यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के सिस्टम में आप firewall.cpl रन में जाके लिखना, विंडो आर प्रेस करोगे तो रन का बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर लिखना firewall.cpl, एंटर मारोगे तो आपका फायरवॉल का ऑप्शन कंट्रोल पैनल के अंदर से भी खुल सकता है, तो आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे देखना ग्रीन कलर में आपका टिक होगा, इसका मतलब है फायरवॉल ऑन है। तो फायरवॉल ऑन होती है, एक सिक्योरिटी होती है कि कोई भी अननेसेसरी चीज़ें आपके सिस्टम तक नहीं पहुंचती है, जिसको बेसिक फायरवॉल बोला जाता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो बेसिक फायरवॉल बोली जाती है। हार्डवेयर फायरवॉल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग फायरवॉल होती है, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करो आपकी पूरी कंपनी का, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का सिक्योरिटी मैकेनिज़्म आप फायरवॉल से डिसाइड करते हैं, ठीक है। फायरवॉल इज़ अ मेन थिंग जो पूरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कुछ जगह ऐसी भी मैंने देखी है कि जहाँ पे इंटरनेट है वो फायरवॉल में कनेक्ट किया है और फायरवॉल से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेट शेयर किया हुआ है, ऐसा भी सिनारियो होता है। नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सिनारियो होते हैं, आप जितने चाहो उतने सिनारियो अपने मन से बना सकते हो, ठीक है। तो ये 4 टूल्स अभी मेन याद रखना है। बिगिनर लेवल से एडवांस या एक्सपर्ट लेवल पे भी आप चले जाओ तो ये 4 टूल सबसे मेन होते हैं। बाकी छोटे मोटे बहुत से टूल्स हैं, उसके बारे में रनिंग वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। टाटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। मेरे भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आपके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। यहाँ पे बात करेंगे अब नेटवर्क के एडवांटेजेस की, ठीक है। इजी कम्युनिकेशन, लेक्चर 1 में आपको वीडियो 1 में पहले ही समझा चुका हूँ। नेटवर्क है तो क्या है, नेटवर्क नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग, ठीक है। आपकी कॉस्ट कुछ ना कुछ लेवल पे बच सकती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास नेटवर्क नहीं है तो इंटरनेट नहीं है, तो आप अपने घर का इंटरनेट लेने कहीं जा पाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है नेटवर्क के थ्रू, उसके बदले में आपसे चार्ज लेती है, जो भी आप रिचार्ज करते हो वो उसका चार्ज है, ठीक है। तो एक कॉस्ट सेविंग लेवल भी इसके अंदर मेंटेन होता है। दूसरा कॉस्ट सेविंग का एग्जांपल मैंने वीडियो 1 में दिया हुआ था कि 10 एम्प्लॉय के 10 प्रिंटर है जिसका कॉस्टिंग 1 लाख रुपया होता है, उसकी जगह 10 एम्प्लॉय के बीच में एक नेटवर्क शेयर प्रिंटर रख दो, कितनी कॉस्ट आपकी बच गई, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है कॉस्ट सेविंग का, ठीक है। थर्ड वन है आपका डेटा शेयरिंग। ये हो गया डेटा शेयरिंग। आपको खुद को पता है पेन ड्राइव की जगह पे नेटवर्क के थ्रू डेटा शेयर करो तो इजी होता है, करप्ट भी नहीं होता है, ठीक है। और बार बार पेन ड्राइव लगाना मतलब कनेक्ट करना डिसकनेक्ट करना वो भी आपका इशू नहीं आता। डेटा शेयरिंग आपका बहुत ईजी हो जाता है। लोकल में हो तो भी आप शेयर फोल्डर से डेटा शेयर कर सकते हो इजीली विथ सिक्योरिटी। यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे तो ये डेटा शेयर होगा, या तो डेटा ओपन कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू भी या गूगल ड्राइव के थ्रू भी आप डेटा शेयर कर सकते हो। तो लोकल में भी आपके लिए ईजी है, इंटरनेट भी आपके लिए ईजी है, ठीक है। और लास्ट है आपका रिमोट एक्सेस। आप जैसे आप नेटवर्क एडमिन हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, या तो फिर आप एक क्या बोल सकते हैं कि सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप इंजीनियर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई छोटी मोटी क्वेरी आती है, जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी आपके कलीग्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, वो बोलेंगे यार मेरे सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा है, ये मीडिया प्लेयर नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो आप उसका सिस्टम रिमोटली लेके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ना कि आपको खड़े होके वहाँ तक जाना है, ठीक है। वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। आप जहाँ भी बैठे हो आपका सिस्टम और उसका सिस्टम नेटवर्क के अंदर है, उसका सिस्टम आप रिमोटली लेके आप इश्यू को सॉल्व कर सकते हो ईजी वे में, ठीक है। अब एडवांटेज तो काफ़ी अच्छे हैं, डिसएडवांटेज भी होंगे ही, ठीक है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी रिस्क, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। फायरवॉल है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, नेटवर्क एंटीवायरस है,
अपने लैपटॉप में एक सिंपल एंटीवायरस अपन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब जहाँ पे बड़ा नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया जाता है वहाँ पे नेटवर्क के अंदर पूरा एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है बेस्ड ऑन योर नेटवर्क। पूरे नेटवर्क को वो कंटिन्यू स्कैन करता है, मॉनिटरिंग करता है, लॉग्स जनरेट करता है। वो लॉग को जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मॉनिटर करके उसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो सिक्योरिटी रिस्क बहुत रहता है। अगर आपने सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं की है तो कोई भी आपके नेटवर्क में आसानी से एंटर हो सकता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, वायरस स्प्रेडिंग। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि बड़े बड़े नेटवर्क के अंदर एंटीवायरस सर्वर कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। वो पूरा सर्वर आपके नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। एक होता है ना आपका वेबसाइट, एक आपका वेब सर्वर है, एक आपका डेटाबेस सर्वर है, वैसे ही एक सर्वर कंपनी बनाती है एंटीवायरस सर्वर। वो एंटीवायरस सर्वर भी आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। पूरे नेटवर्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसको स्कैन करता रहता है, रिपोर्ट्स जनरेट करता है। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है। अगर वो नहीं हुआ, अगर एंटीवायरस सर्वर आपने नहीं रखा हुआ है और अगर वायरस आपके एक सिस्टम में आ गया, आपका नेटवर्क एक दूसरे के साथ पूरा शेयर है। ठीक है। एक दूसरे के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, रिमोट डेस्कटॉप ले रहे हो, फाइल शेयर कर रहे हो, तो ऑलरेडी वायरस को तो रास्ता मिल चुका है कि आपका नेटवर्क पूरा खुला है। तो ऐसे खुले नेटवर्क में वायरसेस का स्प्रेड होना, वायरसेस का घूमना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। थर्ड थिंग, सेटअप कॉस्ट। पहले ही मैंने आपको बोला कि जो भी वायरिंग आप करते हो इंटरनल लेवल पे, इंट्रानेट लेवल पे, ठीक है, या तो इंटरनेट लेवल पे, लैन या वैन। इंट्रानेट मतलब आपका लैन हो गया अंदर का, और इंटरनेट मतलब वैन बाहर का हो गया। ठीक है। घर के अंदर का रास्ता इंट्रानेट, घर के बाहर का इंटरनेट, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है। और सेटअप कॉस्ट जो होती है, बहुत सी आपको मीडिएटर डिवाइसेस लगेगी। पहले ही मैंने आपको बोला था कि जो भी नेटवर्क डिवाइसेस आती है वो बहुत कॉस्टली आती है, वो कोई सस्ती डिवाइसेस नहीं आती है। ठीक है। तो मीडिएटर नेटवर्क डिवाइस, वो उसका कॉस्टिंग, फिर आप जो भी केबलिंग करोगे वो केबलिंग का भी पर मीटर कॉस्टिंग होता है। ठीक है। और केबलिंग में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है, डीलिंग की कंपनी है जिसका सबसे अच्छा केबल लैन केबल आता है। तो केबलिंग कॉस्टिंग हो गया। क्रिम्पर्स आते हैं जो RJ45 जिसको बोला जाता है, RJ45 मतलब रजिस्टर्ड जैक। जो भी लैन केबल होगा उसके आगे एक इतना सा क्रिम्प किया हुआ एक RJ45 का जॉइंट आपको दिखेगा, जो कलर कोड के हिसाब से करते हैं। कौन कौन से कलर कोड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो सेटअप का जो कॉस्टिंग होता है वो एक बहुत बड़ी कॉस्टिंग आपको बेयर करनी पड़ती है। ठीक है। ये कोई मामूली नहीं है कि 4 केबल लाए, 4 केबल लगा दिए और आपका सेटअप हो गया। फिर इतना सस्ता सेटअप है तो फिर सिक्योरिटी के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है। और लास्ट में है मेंटेनेंस रिक्वायर। टाइम टू टाइम आपको चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पूरे नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज़ में। अगर मैं आपको बोलूँ तो मॉनिटरिंग और मेंटेनिंग, ये हमेशा याद रखना, M²। ठीक है। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस इन नेटवर्क इज़ वेरी कंपल्सरी। अगर आपने उसको मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं किया है तो कोई भी हैकर आपके नेटवर्क में पूरा घूम के सारा डेटा ले जा सकता है। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, एक वायरस है पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो जाएगा। अगर मेंटेनेंस नहीं है, अगर कोई भी एक मीडिएटर डिवाइस बंद हो गई, जिस डिवाइस के साथ आपके 4 डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, तो चारों डिपार्टमेंट का काम रुक जाएगा। ठीक है। तो मेंटेनेंस रिक्वायर आपको कंटिन्यूसली रहता है और करना भी चाहिए। ठीक है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक कंपैरिजन है कि विथ नेटवर्क और विदाउट नेटवर्क क्या हो सकता है। वैसे आप मेरे लेक्चर 1 में पहले वीडियो में जाएंगे तो आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, तो यहाँ उतना डिटेल में मैं कवर नहीं करूँगा। अच्छा होगा कि आप लेक्चर 1 देख लें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, डेटा शेयरिंग। ठीक है। विदाउट नेटवर्क, अगर नेटवर्क नहीं है तो डेटा शेयरिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। याद रखना, पेन ड्राइव। ठीक है। तो वैसे ही अगर नेटवर्क अगर आपके पास है तो वो चीज़ आपकी डेटा शेयरिंग बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। अगर नेटवर्क नहीं है तो बहुत ही स्लो होगा। आपको एक फ़ाइल आपके बॉस को देनी है, आप पेन ड्राइव में लेके घूम रहे हो, पेन ड्राइव लगाने के बाद कितना टाइम लगेगा वो डेटा कॉपी पेस्ट होने में, वो आपको और आपके बॉस को ही पता है। ठीक है। अगर नेटवर्क है तो वो चीज़ फास्ट है। नेटवर्क के थ्रू शेयर फोल्डर डाल दो, या तो इंटरनेट से मेल कर दो, ड्राइव में अपलोड कर दो, ड्राइव शेयर कर दो, बहुत से ऑप्शन है। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, कॉस्ट। विथ नेटवर्क हाई, क्योंकि आपका रूटर है, आपका फायरवॉल है, आपकी स्विचेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो हाई रहेगा। ठीक है। विदाउट नेटवर्क तो हाई रहेगा। और विथ नेटवर्क इट इज़ वेरी लो
कंपैरिजन अगर यहाँ पे करा जाए, थोड़ा मैं गड़बड़ बोल दिया आगे, तो वो कंपैरिजन में अगर आपको बताऊँ कॉस्टिंग है, यहाँ डेटा की भी मानी जाती है कॉस्टिंग और आपकी डिवाइसेस की कॉस्टिंग मानी जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे विदाउट नेटवर्क में हाई लिखा हुआ है और विथ नेटवर्क में लो लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट मैंने आपको दिया है। कंप्यूटर क्या है उसके बारे में आपको काफ़ी मैंने डिटेल जानकारी देने की कोशिश की है, ठीक है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को दोनों को मिला के ये छोटा टेस्ट है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो, एक्सपर्ट हो तो आपके लिए बहुत बेसिक सा है, ठीक है। कनेक्ट 2 डिवाइसेस टू द सेम वाईफाई, ठीक है। 2 डिवाइसेस आप सेम वाईफाई में लगा दो, एक आपका लैपटॉप हो गया, एक आपका स्मार्टफोन हो गया। आजकल तो डेस्कटॉप के अंदर भी इनबिल्ट वाईफाई आता है, ठीक है। तो अगर डेस्कटॉप में भी वाईफाई है तो डेस्कटॉप कनेक्ट कर लो, टैबलेट कनेक्ट कर लो, घर के अंदर एक ही वाईफाई है, सारी चीज़ें एक डिवाइस में कनेक्ट करके रखो, ठीक है। शेयर अ फाइल यूजिंग ब्लूटूथ और ऐप। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ब्लूटूथ। सबके घर में वाईफाई नहीं होता है, मैं भी मानता हूँ, मेरे खुद के घर में भी वाईफाई नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो ब्लूटूथ, जैसे लैपटॉप से मोबाइल या मोबाइल से मोबाइल, ब्लूटूथ ऑन करके ब्लूटूथ को कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ, जिसको पेयरिंग बोला जाता है, पेयर करो। और पेयर करने के बाद एक फ़ाइल को शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। कितना टाइम लगता है, कितनी स्पीड में होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। लास्ट है आपका ऑब्जर्व हाउ डेटा इज़ ट्रांसफ़र, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या था, वाईफाई का। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, ब्लूटूथ या तो कोई भी ऐप। ऐप का मतलब क्या होता है, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है, प्ले स्टोर में आप चले जाओ, ऐप स्टोर में आप चले जाओ, डेटा शेयरिंग की हो गई, फाइल सेंड एंड रिसीव की हो गई, तो बहुत सारी ऐप है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और सबसे मैंने उसको ऑब्जर्व करो कि आपको क्या समझ में आता है, क्या चीज़ आपको नई जानने को मिली है, और ये ऑब्जर्व की हुई चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप टेस्टिंग कर रहे हो। और अगर आपको ये ईजी लगता है तो इससे कोई अच्छा अपग्रेड, मतलब इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क में अगले लेक्चर से देने की ट्राई ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, तो कंप्लीट 2 लेक्चर होने के बाद यहाँ पे एक बेस मैंने दिया हुआ है कि अगर आप एज ए बिगिनर इंटरव्यू में जाते हो तो आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि टेक्निकल डेफिनेशन है, इसमें कोई भी नमक मिर्ची वाली एक्स्ट्रा चीज़ें चलती नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकल डेफिनेशन उतनी ही दो जितनी आपको पूछी जाए, और अगर आपको कोई चीज़ उसमें एडवांस बोलनी है तो वही चीज़ बोलना जिसके बारे में आपको 100% नॉलेज है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में से ही और आपके मतलब इंटरव्यूअर के क्वेश्चन में से और आपके आंसर में से ही वो दूसरा क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम वेयर मल्टीपल डिवाइस आर कनेक्टेड टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये मल्टीपल कंप्यूटर है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो डेटा और रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसको कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। वाई नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, इट एनेबल कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज शेयरिंग एंड इंटरनेट एक्सेस। ये चारों चीज़ आपको पता है। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत आप कर सकते हो, रिसोर्स शेयरिंग मतलब आप फाइल को सेंड एंड रिसीव कर सकते हो, एंड सबसे बड़ा इंटरनेट एक्सेस, google.com, bing.com, ठीक है, youtube.com। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ लैन, अ नेटवर्क इन अ स्मॉल एरिया लाइक होम एंड ऑफिस। देखो कितना स्वीट एंड सिंपल आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक छोटा नेटवर्क है जो घर और ऑफिस में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक इंटरव्यू के लिए आपको क्वेश्चंस दिए, एज ए बिगिनर लेवल आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। और अगर आप कहीं नोट डाउन करते हो तो ज़रूर ये सब चीज़ें नोट डाउन भी करना, यहाँ यूट्यूब पे तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। पर इंटरव्यू के लिए कई बार काम आ सकती है, शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हो वो आपको कभी भी कहीं भी काम आ सकती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को लगता है अब ये लेक्चर को अपन एंड की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, हर चीज़ का इवोल्यूशन होता है, टेलीफोन का हुआ, लैपटॉप का हुआ, टीवी का हुआ, ठीक है, हेलीकॉप्टर का भी हुआ, रॉकेट का भी हुआ। तो वैसे नेटवर्क जो है, अर्लियर देयर इज़ नो नेटवर्किंग, जो मैंने आपको बोला कि पहले कोई ऐसी नेटवर्किंग की फैसिलिटी नहीं थी। सबसे पहला क्या था पता है आपको, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए? आपको हिंट देता हूँ, कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चले आपको आइडिया है कि नहीं। स्टार्ट होता है एफ फॉर फॉरेन, ऐप से स्टार्ट होता है, वो स्टोरेज डिवाइस का नाम है जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या है। उसके बाद आ गया लैन इंट्रोड्यूस हो गया। लैन इंट्रोड्यूस होने के बाद काफ़ी सारी ऐसी मीडिएटर डिवाइसेस थी जो डेटा शेयर करती थी, वो सारी गायब होने लगी और लैन का
दबदबा होने लगा, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। लैन इतना सक्सेसफुल है, इतना स्पीड देने लगा, इतना सिक्योरिटी देने लगा, इतनी कन्वीनियंसी देने लगा, इसके बाद धीरे धीरे आपके इंटरनेट का भी जन्म होने लगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इवोल्यूशन है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप बोलना हो तो, पर यहाँ मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है, ठीक है। करियर स्कोप, ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो इजीली, ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। ये नाम आपने काफ़ी सुने हैं, ये सब चीज़ें आपको बनने की काफ़ी इच्छा है, लेकिन मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। बेसिक लेवल का नॉलेज मैं आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ, एडवांस लेवल का धीरे धीरे समझाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, तो वीडियो में ये लास्ट चीज़ जो मैं आपको सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि दूसरे ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जिनको सही में ये सीखने की इच्छा है, जिनको करियर बनाने की इच्छा है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये जस्ट हमारी पर्सनल वेबसाइट है quizandtools.com, ठीक है। ये वेबसाइट पे जो भी चीज़ें वो सारी फ्री में अवेलेबल है, कोई साइन अप की ज़रूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारी वेबसाइट से कभी भी आपको कोई भी ईमेल या कोई भी कॉल आएगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने फ्री में रखी है। एजुकेशन को हम एक फ्री सर्विस इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आज के ज़माने में एजुकेशनल बहुत महंगा हो चुका है, तो इसीलिए एक ट्राई है, एक मिशन है कि इजी वे में हम आपको किस तरह से स्टडी करवा पाए। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे 3 साल के बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्गों तक सबके लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और अभी भी हम ये वेबसाइट धीरे धीरे अपडेट करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी अपडेट्स फ्यूचर में भी ये वेबसाइट पे आएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा, आप कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बाय।